नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर है, वो प्रथम पेपर का फर्स्ट यूनिट का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूं, जिसमें दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व और संवैधानिक प्रस्तावना और वैश्वीकरण से संबंधित ये जो श्रृंखला रहने वाली है, ये सारा कुछ आपको यहीं पर ही एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे साथ इनका आंसर देते हुए चलिएगा और इससे क्या होगा, आपका स्वमूल्यांकन होता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई थी। ये आपको बता रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 1 दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए, जिसे भी आता है इसका आंसर देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, आपकी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे वहीं दूसरे नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हो कि ये कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर 4 नाम दिए हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर BN राव को चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो चुना गया था, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। दोस्तों चलिए आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखिए, साथ ही मिलाते हुए चलेगा। देखिए दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था? आपके अस्थायी सदस्य के रूप में ये चुने गए थे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तीसरे नंबर का प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अगर परमानेंट चेयरमैन की बात करें तो किसे चुना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या KM मुंशी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? कौन थे जिसे परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुना गया था? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद क्या है, सी ऑप्शन आप उसका एज ए राइट है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रारूप समिति, चौथे नंबर का प्रश्न है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो BN राव है, या JP कृपलानी है, या वल्लभ भाई पटेल है, या फिर आपके भीमराव अंबेडकर जी। तो इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप सभी को इसका आंसर आता होगा। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था इन्हें। अब देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। तो ये आपको ये बताना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कर दिया गया था, कब अडॉप्ट कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949? किस तिथि को जो भारतीय संविधान के अंतिम रूप से जब हमने संविधान को पारित किया गया था, तो वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए आप मिला लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। वहीं पर आप 5वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अगर हम कहें तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इम्प्लाइड करके अगर हम इम्प्लीमेंट कब किया गया था, ये आपको बताना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 अगस्त 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, कब इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 26 जनवरी 1950 को इसको क्या करता, पूर्णतः क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया। ठीक है, हम अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारत कब गणतंत्र ये बना, ये बात कब की है? कौन सा इसका आंसर हो सकता है? इंडियन बिकम रिपब्लिक बना तो 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1952 को। तो किस दिन अगर हम बात करें तो भारत गणतंत्र बना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, आपके 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। 8वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन
सोल की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल की अगर बात करें तो इसकी संज्ञा किसे दी गई है? तो यहाँ पर दिया मूल अधिकार को दिया गया है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, प्रस्तावना को दिया गया, संशोधन प्रतिक्रिया को दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज सी, क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारत की प्रस्तावना जो ये है उसकी आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, और उसको बेसिकली अगर देखें तो इसकी कुंजी भी कहा जाता है, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे 9वें नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? नेशनल एंथम की अगर बात करें तो इसको कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1950 को, कब इसको स्वीकार किया गया था? यह देखिएगा। तो बताइए जिसे भी आंसर आता है। तो इसका राइट आंसर आपके 24 जनवरी 1950 को इसको किया गया था, स्वीकार किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, आप प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ा सा टफ धीरे धीरे बढ़ते रहेगी, ठीक है। यहीं से साराधिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कैसा लग रही है, और साथ ही सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि 10वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या, अगर हम कहें जो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, कितनी हैं? तो यहाँ पर 5 अधिकार हैं, या 6 हैं, या फिर आपके 7 हैं, या 8 है। तो मुझे लगता है अनुमान सभी को इसका आंसर आता होगा। देखिए दोस्तों, आपके क्या है, 6 क्या है आपके जो मूल अधिकार है। पहले तो 7 थे, उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया था, तो इसमें अब जो बच गए 6। तो ये इस चीज़ को मत लेके चलेगा कि भैया हमारे 7 है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट करके हटा दिया गया था? ये आपको बताना है। 44वें संविधान संशोधन, 46वें या 42वें या 52वें? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो यह देखिएगा, ये आपका 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो अगर मैं बात करूँ संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मूल अधिकारों का रक्षक होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कौन करता है इनको? तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो किससे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक होता है, या उच्चतम न्यायालय होता है, या ए बी दोनों है, या संसद द्वारा? तो बेसिकली इसका आंसर भी मुझे लगता है सभी को आता होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों क्या करते हैं, आपके अधिकारों को संरक्षित करते हैं। अगर राज्य सरकार में अगर कहीं पर कुछ हो तो आप राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट होती है, वहाँ पर भी आप अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 13वें नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? यह अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 21A में, या अनुच्छेद 22 में? तो मुझे लगता है अगर आपने राइट टू एजुकेशन पढ़ा होगा तो बेसिकली इसको आंसर आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो 14 नंबर का, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है, वेलफेयर स्टेट ऑफ इन इंडिया निम्न में से किसमें निहित है? ये आपको बताना है किसमें निहित है। तो मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय में? तो ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए आंसर दीजिए। आप क्या कीजिए, जितने भी आंसर आप देते हुए चल रहे हैं तो एक साइड पर उनको आंसर लिखिए जो आपने दिया है, और जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें माइनस मार्किंग, लास्ट में माइनस मार्किंग कीजिए। तो कितने नंबर आपके सही हो गए, कितना गलत हो गया, तो इससे पता चल जाएगा आपका कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये राज्य की नीति निर्देश तत्व होते हैं, ठीक है। अब 15 नंबर का प्रश्न दे पा रहा है, संविधान का अनुच्छेद जो 40 आर्टिकल 40 है वो राज्य को निर्देशित करता है कि वह क्या करे, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन निर्धारित करे, या प्राण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। मुझे लगता है सभी को आंसर आता होगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। ये है आपके ग्राम पंचायतों का क्या करे, गठन ये करे। कौन? आर्टिकल 14 ये कहता है, राज्य को ये निर्देश देता है कि भैया आप क्या करोगे, ग्राम पंचायतों का यहाँ पर गठन करेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, जो भी इसमें दिए गए ड्यूज हैं, तो संविधान में मूल कर्तव्यों की अगर बात करें तो उनको शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लेगी? हमने जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार अगर मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, ठीक है, तो उसको हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, उसको किस देश से हमने अपने आप संविधान में उसको रखा है? रूस, जर्मनी, फ्रांस या चीन? तो दोस्तों
जल्दी से आंसर दीजिए जिसे भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, रूस से हमने मूल कर्तव्य को लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए संविधान में 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको बताना है, कुल संख्या बतानी है मूल कर्तव्य की। तो यहाँ पर 10 दी है, 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर आपकी क्या है, जो मूल कर्तव्य है वो 11 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? अनुशंसा के आधार पर सम्मिलित किया गया। तो कर्ण सिंह समिति थी, कृपालानी समिति थी, या स्वर्ण सिंह समिति थी, या देवराज अस समिति थी? तो कौन सी समिति थी आपको बताना है, ABCD। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपके स्वर्ण सिंह समिति की आधार पर किया गया थे। तो मूल कर्तव्यों को समिति की अनुशंसा पर ये किया गया था, इसको शामिल किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारतीय संघ की शक्ति है, ठीक है। तो ये किस में निहित है? एज ए पावर ऑफ यूनियन की अगर हम बात करें तो किस में है? आपके संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल में। तो दोस्तों आपको बताओ, चलिए भारतीय संघ की शक्ति आप कह रहे हैं तो इसमें जो है आपके राष्ट्रपति पर ये क्या है, निहित होती है। अब 20वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये संसद के दोनों सदन और निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभा परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये संसद के दोनों सदनों के। तो दोस्तों आप बताइए कौन हो सकता है? चलिए जिसे भी आता है, अगर राष्ट्रपति पढ़ा है तो आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और साथ ही जो राज्य विधानसभा परिषद होते हैं उनके क्या है, ये सदस्य इसमें प्रतिभाग करते हैं। अब यहाँ पर देखो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल की अवधि जो होती है, मुझे लगता है सभी को आता होगा कि ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है ये आपको बताना है, कौन सा मेथड हमने इसको प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमने यूज़ करते हैं। तो अनुपाती प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, या प्रत्यक्ष मतदान, या फिर सभी। तो दोस्तों क्या हो सकता है? चलिए दीजिए आंसर। देखिए ये सभी चीज़ें इसमें निहित होती हैं। अब यहाँ पर देखो 23वें नंबर का, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, तो वीवी गिरी हैं, या संजीव रेड्डी हैं, या राजेंद्र प्रसाद हैं, APJ अब्दुल कलाम है? तो दोस्तों बताइए कौन है जो निर्विरोध चुने गए? ठीक है, वो आपके नीलम संजीव रेड्डी को क्या होता है, निर्विरोध ये राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सदन के किस संसद द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, या संसद के किसी सदन द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं? तो दोस्तों मुझे लगता है कि अनुमान इसका भी प्रश्न आपको आता होगा। तो संसद के किसी सदन द्वारा, किसी भी सदन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? संसद, चाहे लोकसभा से कहें या राज्यसभा, किसी से भी हम उसको इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बेसिकली आप सभी को पता है राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। जो यहाँ पर दिया भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, ये आपको राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, इनमें से सभी में। तो दोस्तों देखिए राष्ट्रपति पर ही ये निहित होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्य, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, या सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य, या राज्य लोकसभा से निर्वाचित सदस्य। तो कौन हो सकते हैं? उपराष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य प्रतिभाग करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है, 12, 15, 14 या 2? मुझे लगता है ये भी आंसर आपको आता होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब यहाँ पर देखो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, अपर हाउस को अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है? तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, या विधानसभा, या मंत्रिमंडल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये जो राज्यसभा कहते हैं, भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी जो सदन को हम कहते हैं राज्यसभा कहकर हम संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, या भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है? तो मुझे लगता है इसका भी नॉर्मल आंसर है, तो राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। यहाँ पर देखिए यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदस्य बनना आवश्यक है? तो आपको बताना 3 माह, 6 माह, 9 माह, या 19 माह। तो दोस्तों क्या हो सकता है? और ऑब्वियसली आपका बी 6 माह का समय होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किस के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा या नहीं, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होगे आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 542, 545, 550, 552। तो दोस्तों आप सभी का भी वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव होते आपको पता होगा, तो दोस्तों इस पर 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है, कितने हो सकती है राज्यसभा, 238, 245, 250, 262। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी हो सकती है, 200, 250 क्या हो सकती है आपकी सदस्य संख्या हो सकती है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति। तो राज्यसभा की समिति, तो इसको क्या कहता है आपके लोकसभा अध्यक्ष क्या कहते हैं, मनी बिल के रूप में इसको प्रमाणित करता है। अब केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकार फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है या महान्यायाधीश होता है, महाधिवक्ता, तो कौन होता है। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है सभी को आंसर आता होगा, तो ये महान्यायवादी ये होता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जिसे हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो प्रशासन कौन चलाता है, तो उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्यमंत्री या उपयुक्त में से सभी। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होता है उसे जो चलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ऑब्वियसली आपको सभी को पता होगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर सिन्हा या लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर है जो था ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यहाँ पर 40वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अगर कम संख्या की बात करो, 12 या 2 या फिर 2 या 12 या 7 या 5 या 5 या 7, तो क्या हो सकती है, चलिए बताइए लोकसभा राज्यसभा के लिए। अभी मैंने कहा था कि अभी आपको बताया था राज्यसभा के लिए कितना कर सकता है, तो ये आपको बता दें। देखिए जो लोकसभा के लिए 2 कर सकता है और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतराल कितना, 3 माह, 5 माह, 6 माह या इनकी कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन क्या होता है आपके 6 माह का अंतर होना चाहिए। अब ये देखिए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा का अध्यक्ष होता है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राज्यपाल होता है। अब संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या थी। अब देखिए संविधान के अनुसार विधानसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500, 525 या 552 या 437। तो इसके अनुसार तो 500 हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। अब वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों बताइए इसमें 6 क्या है विधान परिषद वर्तमान समय में स्थित है। 45वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा या विधान परिषद या राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है आपकी विधान सभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है पूरा। अब देखिए विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है, कम से कम एक वर्ष में कितने अधिवेशन होना चाहिए ये आपको बताना। तो 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये आपके 2 ना, 6 माह के भीतर एक जाना, 6 माह के भीतर एक जाना चाहिए। और किस राज्य में विधान परिषदों जो विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है ये आपको बताना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों बताइए जिस प्रदेश कौन सा प्रदेश है, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जिले यही हैं और विधान सभा के सदस्य भी यही हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, 370 या 394। तो दोस्तों आप बताइए, तो ये जो था 370 जो हटा दिया गया है। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या योजना आयोग द्वारा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या है, राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अब 50वें नंबर का प्रश्न हम देख पा रहे हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो ऑब्वियसली सभी को आता होगा कि दिल्ली में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 24, 25, 34, 27। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 30 क्या होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। और वर्णन जो इसका किया गया है ये 100
24वें अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। सर्वोच्च, अगर हम कहें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति या बार काउंसिल के सदस्य या सभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार राष्ट्रपति। तो ये आपकी क्या है, राष्ट्रपति करती है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर या 65 वर्ष की आयु होने पर। ठीक है। तो ये आपको बता रहे 65 वर्ष की आयु होने जब तक पूरी नहीं हो जाती। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? KN वाचु है, GV मंगलाकर है या हीरालाल हैं या फिर सुकुमार सेन है? तो दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? तो इसका जो है ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया करके हैं। ठीक है। अब वर्तमान समय में भारत में उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 21 है, 22 है, 24 है, 28 है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है भारत में? बेसिकली अगर देखोगे तो 21 है। ठीक है। अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के बार काउंसिल। तो दोस्तों इसका भी जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है 5, 7 या अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होते हैं, से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है 62 वर्ष पूरे होने तक की क्या कर सकता है ये अब मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक, ये आपके 62 वर्ष पूरे होते हैं। किस उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की आधिकारिक सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? कलकत्ता, लखनऊ या गुवाहाटी या मद्रास। तो बेसिकली आपका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके गुवाहाटी है। ठीक है। ये कह रहा है किस उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? गुवाहाटी में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में। जहाँ सर्वाधिक मुख्य न्यायाधीश या कहें न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त है तो इलाहाबाद में सर्वाधिक जो न्यायाधीश हैं वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। 60वें नंबर का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 129, 131, 143 या 145। तो दोस्तों ये आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल देख पा रहे 143 ये आर्टिकल है। अब किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्चतम न्यायालय है? लक्षद्वीप या दमनदीप या पांडुचेरी या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपकी कोई नहीं। तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा किस परिस्थिति में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र या उपरोक्त सभी। तो बेसिकली ये सभी ऐसे कारण होते हैं जिसमें राष्ट्रपति कहते हैं आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? इमरजेंसी। ठीक है। तो ये 2, 3, 4 या एक बार भी नहीं। तो दोस्तों बताइए ये 3 बार अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश की जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 68। तो किसके अंतर्गत ये आपको बताना चाहिए। इसलिए 352 जो आर्टिकल है तो आर्टिकल क्या है 352 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, 356, 358 या 36। तो बेसिकली यह है आपका 356 में राज्यों में क्या कहता है राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जा सकता है, जैसे उत्तराखंड में भी लगा था। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 2 माह, 6 माह या 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये क्या होता है 3 वर्ष तक ये कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो 3 वर्ष तक हो सकती है। तो यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 358, 369 या 360 या संविधान में वित्तीय आपातकाल का कोई प्रावधान नहीं है। तो याद रखिए तो इसमें 360 में। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? 2, 3, 6, 1। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आया होगा 6 माह तक। ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंतर्गत उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? देखिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना तो संसद में उसकी स्वीकृति प्रदान हो जानी चाहिए। वो 30 दिन या 60 दिन या 90 या 180। तो दोस्तों ये 60 दिन के अंतर्गत ही हो जाना चाहिए। दल बदल
से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो आपको बताना है, जो आपके पार्टी चेंज करते हैं तो उनकी बात करें तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची में उनका जिक्र है। तो संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? यह 18, 19, 22 या 24? तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर 22 भाषाएं। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से, या शिक्षा के मौलिक अधिकार से, या काम के अधिकार से, या पंचायती राज से? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन की बात पंचायती राज से संबंधित है। वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 280, 270, 380 या 180? तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो कि यह आपका क्या है, 280। यहाँ पर योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन है? वित्तीय मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या राजनीतिक या राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, या फिर 15 अगस्त 1950, या 25 दिसंबर 1950? कब था? तो ये आपको बताना है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का प्रथम गठन यहाँ पर किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1952, 1962 या 1972? तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अब देखिए, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम बताया। मुझे लगता है अनुमान आंध्र प्रदेश वो है। ठीक है, बलवंतराय समिति मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से, या फिर कहें भाषा के आधार पर गठन से, या फिर राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त से, आरक्षण की व्यवस्था से? तो दोस्तों देख पाते हैं इसका जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत में प्रथम 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से शुरू किया? ये जो किया गया था बेसिकली आप सभी को आता होगा इसका प्रश्न। ऑप्शन ए नागौर, ये जो राजस्थान है, तो वहाँ से इसका किया गया था। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे हो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जी मंगलाकार है, या फिर सुकुमार सेन है, या टी स्वामीनाथन है, या टी ए शोषण करके ये दिया गया? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका ये क्या है? बी सुकुमार सेन है। तो ये आपकी क्या है? भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो दोस्तों अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।